हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विद्यार्थी कोचिंग सेंटर खगोल एवं जानीपुर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इतिहास के लघु उत्तरीय प्रश्न करने जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने आज के पहले लघु उत्तरीय प्रश्न से। हमारा पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, राष्ट्रवाद क्या है, या फिर राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं, या राष्ट्रवाद को परिभाषित करें। तो 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है, राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एक भावना है। तो याद रखेंगे, ये जो राष्ट्रवाद है वो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एक भावना है। इन लोगों के बीच का भावना है जिसमें उनके बीच में परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करती है। ये परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित राष्ट्रवाद करती है। तो सुनेंगे, राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एक भावना है। तो राष्ट्रवाद एक भावना है जो उनमें परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करती है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आज का दूसरा क्वेश्चन है, मेटरनिक युग क्या है। आपको बताना है कि मेटरनिक युग क्या है या फिर मेटरनिक का शासनकाल क्या है। तो देखते हैं इसका आंसर। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के शासनकाल को मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रिया के चांसलर जो मेटरनिक थे, जितने देर तक वो शासन किए थे, जितने समय के लिए वो ऑस्ट्रिया पे शासन चलाए थे, उनके पूरे शासनकाल को मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। उसका कार्यकाल 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक था। मेटरनिक का जो कार्यकाल था वो 1815 ईस्वी से लेकर के 1848 ईस्वी तक था। और इस पूरे दौर को हम लोग मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं। एक बात ये कहा जाता है कि वह एक निरंकुश शासक था। निरंकुश शासन का मतलब होता है वो उसके ऊपर किसी का, कह सकते हैं, किसी का नियंत्रण नहीं था। जैसा उसका मन करता था वैसा वह शासन करता था। यह निरंकुश शासक बहुत ही दयनीय स्थिति पैदा करती है अपने मध्यम वर्ग के लोगों के लिए। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, रक्त एवं लौह की नीति क्या है। काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। इसका आंसर है, रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। ये भी पता है आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी करवा चुके हैं कि रक्त रक्त एवं लौह की नीति किसकी थी। तो यह बिस्मार्क की नीति थी। तो इसका मतलब हुआ, रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन जो है वो बिस्मार्क ने किए थे। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से जर्मनी का एकीकरण करना था। जर्मनी की एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से जर्मनी का एकीकरण करना था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध प्रमुख बाधाएं क्या थी। वो क्या बाधाएं थी जिनसे जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा था, रुका हुआ था। तो देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी। कुछ यहाँ पे 4 बाधाएं हम लोग लिखे हैं। देखते हैं एक बारी बारी से। पहला बाधा है जर्मनी के एकीकरण के लिए कि लगभग 300 छोटे छोटे राज्य थे। जर्मनी जो था वो लगभग 300 छोटे छोटे राज्य में बटा हुआ था, और सभी जगह का नियंत्रण किसी के एक हाथ में ना होने के कारण उसके एकीकरण में समस्या आ रही थी। दूसरा है राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। वहाँ के लोगों के बीच में राष्ट्रवाद की भावना का बहुत ही अभाव था, जो जर्मनी के एकीकरण में एक रुकावट था। तीसरा मेन का जो कारण था इसका, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो। चौथा है आपका मेटरनिक का प्रतिक्रियावादी नीति, और ऑस्ट्रिया के चांसलर जो मेटरनिक थे उनका प्रतिक्रियावादी नीति। ये सारे मिलकर के जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख बाधाएं का निर्माण कर रही थी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। ये आपका एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं इसका आंसर। तो 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित कारण है, या ये लाइन आप लोग जरूर लिखेंगे। पहला कारण है आपका जार का निरंकुश शासन। यहाँ के भी जो राजा थे, जो सम्राट थे, उनका भी शासन निरंकुश था। दूसरा, किसानों की दयनीय स्थिति। अगर जार वहाँ जब राजा निरंकुश होगा तो वो किसानों की वहाँ पे दयनीय स्थिति हो ही जाएगी, क्योंकि वो अपने प्रजा पर ध्यान नहीं दे पाता है। उनका मकसद होता है सिर्फ शासन करना। तीसरा जो मेन कारण था, राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव।
चौथा समाजवाद का प्रसार। और पांचवा जो मेन कारण था लुई फिलिप के नीति की असफलता। लुई फिलिप जो नीति लाए थे वो असफल हो गया था। तो ये कुछ मुख्य कारण थे जिसके फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। 1830 के क्रांति के प्रभाव क्या थे? 1830 में जो क्रांति हुआ था उसके क्या क्या प्रभाव देखने को मिले? 1830 के क्रांति के दो प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित रूप से हैं। पहला है हमारा, इस क्रांति ने देश में राज्य सत्तावादियों के प्रभाव को कम कर दिया। वैसे जो राज्य में सत्तावादी थे उनके प्रभाव को देश में कम कर दिया गया 1830 के क्रांति के बाद। दूसरा इसका मुख्य कारण था, इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनः जीवित किया। फ्रांसीसी क्रांति को के सिद्धांत जो था उसको पुनः जीवित किया गया और वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निरर्थक सिद्ध किया। वियना कांग्रेस के जो उद्देश्य थे उसको पूरा का पूरा निरर्थक सिद्ध किया गया 1830 क्रांति के बाद। ये कुछ मुख्य प्रभाव थे 1830 क्रांति के। आगे देखते हैं। हम लोग लगभग 5-6 क्वेश्चन किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।